हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। आज मैं जो ये वीडियो लेकर आई हूँ ये थोड़ा नोट्स के साथ में है। आपको इसमें नोट्स भी मिलेंगे और साथ में आपको मेरा ऑडियो भी मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो राष्ट्रभाषा यानी कि जैसे कि नाम से ही लगता है, राष्ट्र यानी कि देश और भाषा यानी कि उसकी भाषा, यानी कि पूरे देश की जो भाषा होगी वो राष्ट्रभाषा कहलाएगी। जहाँ भारत हमारा बहुभाषी प्रदेशों से भरा हुआ देश है, यहाँ पर हर प्रदेश में अलग भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि एक प्रदेश के अंदर रहने वाले रहवासी भी अलग अलग तरीके की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भी भाषा को किन किन पैमानों से गुजरना होगा। यदि कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है तो उसके लिए जो सबसे पहली शर्त है वो यह होती है कि वो भाषा जो है वहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं उनका अधिकतर हिस्सा उसको बोले और समझे, लिखे और पढ़ भी पाए। यानी कि चारों चीजें जो आपकी हम कह सकते हैं कि सीखने के लिए आवश्यक हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो इन चारों में जो भाषा आपकी सही बैठती है वही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाने के लिए योग्य होती है। भारत के परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो भारत में हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदी के भी कई रूप आप जानते हैं कि हिंदी के कई रूप यहाँ पर बोले जाते हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी हैं। तो उन भाषाओं के अलग अलग रूप होने की वजह से भी आप कह सकते हैं कि हिंदी का एक जो सही जो रूप निकल कर आना चाहिए वो है नहीं हमारे पास। दूसरा कारण है कि जो अन्य भाषाएं हैं, यानी कि हिंदी के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया था, हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। बोली तो बहुत सारी जाती हैं, लेकिन जो 21 भाषाएं हैं उनको संविधान में स्थान दिया गया है। यानी कि संविधान में जिन भी भाषाओं को स्थान दिया गया है वे सारी भाषाएं किसी न किसी राज्य में या किसी न किसी क्षेत्र में सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती हैं। यदि हम बात करते हैं दक्षिण भारत की तरफ, यदि हम चले जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ के लोगों को या तो अपनी जो उनकी भाषा है, ठीक है, या वो उसे समझ पाते हैं या फिर बात उनकी अंग्रेजी पर आती है। तो वहाँ पर जो कार्य हैं वो उनकी उस लैंग्वेज में किए जाते हैं जो उन 22 भाषाओं के में शामिल है। ठीक, दूसरा एक चीज जो मुझे मतलब मेरे अपने ज्ञान के आप कह सकते हो कि मुझे थोड़ी बहुत जो पता है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई नागरिक इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में अपना पत्र लिखता है शासन को या सरकार को, तो शासन में आपने सुना होगा कि ट्रांसलेटर की जॉब निकली है ना, अनुवादक। तो अनुवादक जो है वो क्या काम करते हैं कि उस भाषा में जो लिखा हुआ पत्र है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो अधिकारी है उस पद पर जो आसीन है उसको उस भाषा का ज्ञान ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है उसी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। फिर उसका उत्तर जो अधिकारी है वो देगा और वापस उसको जब उत्तर भेजा जाएगा तो उसी भाषा में भेजा जाएगा जिसमें नागरिक ने भेजा था, यानी कि प्रेषक में जैसे भेजा था वही उसमें आपको वापस भेजना होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि किसी ने हमें उड़िया में लिखा और हम उसे हिंदी में भेज दें, तो ऐसा नहीं होता है। सरकारी कामकाजों में जिस भाषा में आप पत्राचार करेंगे उसी भाषा में आपको उसका उत्तर मिलता है। चलिए बात करते हैं हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली जो सबसे ज्यादा भाषाएं हैं उनमें से दूसरे नंबर पर आती है, दूसरे स्थान पर आती है। पहले स्थान पर कौन सी होगी ये आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दूसरे स्थान पर हिंदी आती है, क्योंकि आप जानती हैं भारत जो है वो विश्व में दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या के हिसाब से। तो भारत के जो नागरिक हैं वो भारत के अलावा अन्य देशों में भी रहते हैं। इसके अलावा भारत के अलावा और भी जो देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, जैसे मॉरिशस है आपका, फिजी है, ठीक है, तो या भारत, नेपाल है, तो यहाँ पर क्या है हिंदी भाषा का प्रयोग भी होता है। तो आप कह सकते हो कि हिंदी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो विश्व में दूसरे स्थान पर आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा भाषा एक अन्य भाषा है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सी है, और दूसरी भाषा जो है वो हिंदी है। तो हिंदी को बोलने के आप ये कह सकते हैं कि हिंदी सिर्फ भारत की ही राजभाषा नहीं है,
अभी आपको ये सुन के बड़ा अचंभा होगा कि भारत के अलावा एक और देश है जिसकी राजभाषा हिंदी है। उस देश का नाम है फिजी। ठीक है, तो फिजी देश की भी राजभाषा जो है हिंदी है। और मॉरिशस में भी आपने सुना होगा कि हिंदी में ही वार्तालाप होता है, वहां पर भी हिंदी जो है वो सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है। तो इसलिए हिंदी के बोलने वाले जो आप कह सकते हो वक्ता हैं वो बहुत अधिक हैं। लेकिन भारत के परिदृश्य में एक भाषा को सब पर थोप देना संविधान को भी नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा ये बात भी सच है कि भारत के जहां हम 28 राज्यों की बात कर रहे हैं, उन 28 राज्यों में पूर्व उत्तर कह सकते हैं आप, या मध्य से ऊपर की तरफ जो राज्य आते हैं आपके, जैसे कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, है ना, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर क्या है कि हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है। लेकिन तभी भी हिंदी के जो रूप हैं उनमें भेदभाव है। उत्तर प्रदेश में ही आप देखिए, पूर्व की तरफ दूसरी तरीके की हिंदी बोली जाती है और पश्चिम की तरफ दूसरी। तो इन भाषाओं, ये जो आप कह सकते हैं क्षेत्र के हिसाब से जो बदलाव आता है कि अलग अलग क्षेत्र होने की वजह से भाषा में जो बदलाव आते हैं, उनकी वजह से हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दे पाना थोड़ा सा कठिन कार्य है। कई समितियां बनी, कई इसमें सुधार के कार्य हुए, लेकिन तभी भी आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा उपलब्ध नहीं है। अब इसके बाद आते हैं, हम उच्चारण की बात करते हैं। हिंदी के कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। हिंदी में जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि हिंदी को शुद्ध बोलिए। यदि आप शुद्ध बोलेंगे तभी आप शुद्ध लिख पाएंगे। ये किसी और भाषा की तरह नहीं। किसी और भाषा मतलब आप दूसरी भाषा जो आप पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में क्या होता है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जहां पर अल्फाबेट तो लिखा होगा लेकिन आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे होंगे, है ना। जैसे कि नाइफ, KNIFE, यहाँ पर के साइलेंट हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पर कुछ अल्फाबेट जो है वो साइलेंट होते हैं। ये आप लोग बेटर जानते होंगे क्योंकि मुझे अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं आती है। लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में हर एक वर्ण का, हर एक मात्रा का अपना एक उच्चारण है और हर जो शब्द भी लिखा गया है उसमें हर मात्रा, हर वर्ण, यहाँ तक कि एक खड़ी पाई, सिरोरेखा, हर किसी का अपना एक महत्व है। ठीक है, तो इसके बीच में मैं आपको थोड़े बहुत जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जो हिंदी भाषा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो थोड़े बहुत तो मैंने किताबों से देखे हैं और थोड़े बहुत मैंने खुद जो मैंने जितना भी अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से मेरी जो आप कह सकते हैं कि मेरी जो समरी तैयार हुई, जो सारांश तैयार हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको उसमें दूंगी। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि अगला टॉपिक मैं क्या लेकर आऊँ। मैं अपने हिसाब से तो मैं ये सोच रही थी कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है वो पढ़ा दूँ, लेकिन अगर विद्यार्थीगण मेरे सब्सक्राइबर हैं, विद्यार्थी हैं, तो हो सकता है कि वो लोग अपनी किताब के जो पाठ हैं जहाँ से शुरू होता है वर्ण, वहाँ से पढ़ना चाहें। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे आप लोग बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। वीडियोस तैयार हैं लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन से वीडियो मुझे अभी अपलोड करनी चाहिए। तो इसीलिए ये वीडियो सिर्फ जो मेरी पहली वीडियो थी उसी को कंप्लीट करने के लिए है, उसी को पूरा करने के लिए है। और मैं आप लोगों के जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपके सुझाव होंगे, उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे बताइए कि अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।